हेलो एवरीवन। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब बिल्कुल स्वस्थ होंगे और इस लॉकडाउन के समय में अपनी पढ़ाई पर विशेष ध्यान दे रहे होंगे और एक नई तरीके की पढ़ाई को एंजॉय कर रहे होंगे। तो चलिए इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं और बच्चों, युवाओं और बुजुर्गों के लिए सहायता सेवाओं, संस्थानों और कार्यक्रमों का प्रबंधन, इसका भाग 3 पढ़ते हैं। भाग 1 और भाग 2 पहले ही मैंने अपने चैनल पर शेयर किया है। भाग 1 बच्चों के बारे में है और भाग 2 युवाओं से संबंधित है। अगर अभी तक नहीं देखा है तो उसे ज़रूर देखिए। आज इसका 3rd और फाइनल पार्ट है। इस वीडियो को देखने के बाद आप बुजुर्गों के लिए सेवाओं, संस्थानों और कार्यक्रमों की ज़रूरत क्यों है, इसके बारे में जान पाएंगे। संस्थानों और कार्यक्रमों के प्रबंधन में शामिल जो भी पहलू हैं उनको समझ पाएंगे। संस्थानों और कार्यक्रमों के प्रबंधन और संचालन के लिए आवश्यक ज्ञान क्या है और क्या कौशल की आवश्यकता है वो जान पाएंगे एवं इस क्षेत्र में जीविका के कौन कौन से अवसर उपलब्ध हैं इसको भी समझ पाएंगे। तो बुजुर्ग कई देशों में एक वरिष्ठ नागरिक जो 65 वर्ष या उससे अधिक आयु का व्यक्ति होता है वो कहलाता है बुजुर्ग। हालांकि भारत में और किसी और देश के नागरिक के जो उम्र है उसमें 5 साल का फर्क है। भारत में वरिष्ठ नागरिक 60 साल का व्यक्ति ही माना जाता है और भारत में वृद्ध जनों की जनसंख्या में लगातार वृद्धि होती जा रही है। क्यों? क्योंकि जो जीवन प्रत्याशा यानी जो एवरेज एज होती है लाइफ की वो बढ़ रही है, इंडिया में बढ़ रही है। वजह क्या है इसकी? बहुत सारी मेडिकल चेंजेस हुए हैं जिसकी वजह से लोगों की एवरेज एज जीवन प्रत्याशा बढ़ रही है, जो कि 1947 में कितनी थी? 29 वर्ष थी और अब 2009 से 13 के बीच की जो एवरेज एज निकाली गई है वो 69.3 16.3 और पुरुषों के लिए, ये महिलाओं के लिए है, और पुरुषों के लिए 65.1 65.8 ईयर्स है। भारत चीन के बाद दुनिया में वरिष्ठ नागरिकों की दूसरी सबसे बड़ी संख्या का घर है और 2016 में लगभग 9% आबादी बुजुर्गों की है। ऐसा एक सोर्स ने बताया था, मानव विकास की रिपोर्ट के अनुसार ये पता चला था। भारत में जो बुजुर्ग हैं उनकी विशेषताएं क्या है? उसकी आबादी की विशेषताएं, 80% बुजुर्ग ग्रामीण क्षेत्रों में निवास कर रहे हैं। इस प्रकार सेवा वितरण एक चुनौती बनी हुई है क्योंकि 80% ग्रामीण क्षेत्रों में है। पुरुषों की तुलना में बुजुर्ग महिलाएं ज़्यादा हैं। जैसा कि आपने अभी पढ़ा था कि जो जीवन प्रत्याशा है वो महिलाओं की 69.3 वर्ष है और पुरुषों की 65.8 वर्ष है। तो इस वजह से जो महिलाओं की संख्या है, बुजुर्ग महिलाओं की संख्या, वो भारत में ज़्यादा है। वृद्धों की संख्या में वृद्धि हुई है। 80 से ऊपर के जो वृद्ध हैं वो बहुत ज़्यादा हैं और एक बड़ा प्रतिशत वरिष्ठ नागरिकों का जीवन यापन अपना गरीबी रेखा के नीचे कर रहा है। लगभग 30% बुजुर्ग गरीबी रेखा के नीचे रह रहे हैं। बुजुर्ग संवेदनशील होते क्यों हैं? बहुत ही महत्वपूर्ण बात है कि उनमें संवेदनशीलता क्यों है। उसके कुछ कारण हैं, आइए उसको देखते हैं, इनके कारण को जानते हैं और इस पर चर्चा करते हैं। स्वास्थ्य इस उम्र के व्यक्तियों के लिए एक बड़ी चिंता का विषय है क्योंकि आयु बढ़ने के साथ साथ रोग प्रतिरोधक क्षमता की कमी होने के कारण बहुत सारे रोग होने की संभावना बढ़ जाती है।
इसके अलावा बुढ़ापा भी कुछ विकलांगता लाता है। क्यों लाता है? क्योंकि शरीर पहले की तरीके से कार्य नहीं कर पाता है। इस कारण उनकी आंखें कुछ अक्षमताएं पैदा हो जाती हैं, जैसे कि कम दृष्टि यानी कम दिखाई देता है, या मोतियाबिंद के कारण अंधापन हो जाता है, या तंत्रिका विकार के कारण बहरापन हो जाता है। कई बार गठिया होने के कारण लोगों को चलने फिरने में परेशानी आती है। तो इस तरीके की समस्याएं सामान्य हैं बुजुर्गों में। शारीरिक स्थितियों के कारण प्रभावित होना, इसलिए क्योंकि उनकी शारीरिक स्थितियां पहले जैसी नहीं रही हैं, इस वजह से उनको बहुत सारी बीमारियां हो जाती हैं, जैसे कि उच्च रक्तचाप, अपच, मधुमेह, ऐसी बीमारियां हो जाती हैं। कई बुजुर्ग अकेलेपन या अलगाव की भावना का बोझ महसूस करते हैं, या वो सोचते हैं कि वो दूसरों पर बोझ बन जा रहे हैं। ये अनुभव भी उनको संवेदनशील बनाता है। कई बुजुर्ग वित्तीय ज़रूरतों के लिए युवा पीढ़ी पर निर्भर होते हैं, जिसकी वजह से वो कई बार तनाव महसूस करते हैं और उनकी संवेदनशीलता बढ़ जाती है। शहर का जीवन जो है उसकी अपनी विशेषताएं हैं, और कई बार वो बुजुर्गों के लिए सही नहीं होती हैं और उनकी संवेदनशीलता को बढ़ाती हैं, जैसे कि एकल परिवार, खाली समय की कमी है शहरी जीवन में, और घर के अंदर विस्तारित परिवार का समर्थन कम किया जाता है, जिसकी वजह से बुजुर्गों के साथ लोग समय व्यतीत नहीं कर पाते हैं और बुजुर्ग तनावग्रस्त रहते हैं, क्योंकि कार्य के घंटे लोगों के पास बहुत ज़्यादा हैं। ऐसा नहीं है कि बुजुर्ग होने पर बहुत सारी समस्याएं आ जाती हैं। बुजुर्ग अवस्था जो है वो सिर्फ समस्या और कठिनाइयां लाती है, ऐसा नहीं है। कई बुजुर्ग लोग उत्पादक और खुशहाल जीवन व्यतीत कर सकते हैं। इतना पढ़ने के बाद ये निष्कर्ष हम नहीं निकाल सकते हैं कि बुढ़ापा समस्याओं का घर है। वास्तविकता ये है कि बहुत सारे बुजुर्ग आज भी एक अच्छा, आदर्श और सार्थक जीवन जीते हैं। आज भी लगभग हर भारतीय परिवार में बुजुर्गों को सम्मान की दृष्टि से देखा जाता है और उनकी आज्ञा का हर संभव पालन किया जाता है। बुजुर्ग जनसंख्या का एक सकारात्मक विशेषता ये है कि 60 वर्ष से अधिक आयु के अधिकांश व्यक्ति आर्थिक रूप से सक्रिय हैं, और ऐसा संभवतः इसलिए है क्योंकि वो ऐसे क्षेत्रों में कार्यरत हैं जहां पर सेवानिवृत्ति की कोई विशेष उम्र निर्धारित नहीं होती है। तो आज इस बात की आवश्यकता है कि बुजुर्गों को मानव संसाधन के रूप में पहचाना जाए और उनके व्यापक अनुभव और बाकी क्षमताओं का इष्टतम उपयोग राष्ट्र के विकास के लिए किया जाए। सरकार को स्वस्थ और फलदायी जीवन व्यतीत करने की उनकी क्षमता को सुनिश्चित करना चाहिए, और इसके लिए सरकार ने सन 1999 में वृद्ध जनों के लिए एक राष्ट्रीय नीति को अपनाया। वृद्ध जनों के लिए कुछ कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं भारत में। उनकी संवेदनशीलता को ध्यान में रखकर बहुत सारी सरकारी, गैर सरकारी संगठन, पंचायती राज संस्थाएं, स्थानीय निकाय भारत में बुजुर्गों के लिए विभिन्न प्रकार के कार्यक्रमों को कार्यान्वित कर रहे हैं। तो ये कार्यक्रम कौन कौन से हैं? बुजुर्ग, विशेषकर जो परित्यक्त बुजुर्ग हैं, उनकी मूलभूत आवश्यकताएं जैसे कि भोजन, आश्रय और स्वास्थ्य संबंधी देखभाल की पूर्ति के लिए कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। बुजुर्गों और युवाओं के बीच जो इंटरजेनरेशन गैप आता है उसको भरने के लिए कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। अंतर पीढ़ी गैप को भरने के लिए
कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं उनको सशक्त करने के लिए नेहरू युवा केंद्र के सदस्यों के द्वारा ये कार्य किया जा रहा है। संस्थागत देखभाल, जैसे कि अस्पताल, नर्सिंग होम के साथ साथ गैर संस्थागत देखभाल जैसे कि अतिथि फ्लैट, आश्रय फ्लैट, डे केयर सेंटर बुजुर्गों के लिए प्रदान करने के लिए सरकार कार्यक्रम चला रही है। वृद्धावस्था के क्षेत्र में अनुसंधान और जागरूकता निर्माण का कार्य किया जा रहा है। वृद्धाश्रम में भोजन, देखभाल और आश्रय की व्यवस्था की जा रही है। गंभीर रूप से बीमार वृद्धजनों के लिए राहत देखभाल घर बनाया जा रहा है, जैसे कि आशियाना। बुजुर्गों और युवाओं के बीच इंटर जनरेशन गैप को भरने के लिए नेहरू युवा केंद्र द्वारा कार्यक्रम चलाया जा रहा है, जैसा कि अभी मैंने आपको बताया था। इसके अलावा और बहुत सारे कार्य हैं जो बुजुर्गों के लिए चलाए जा रहे हैं, जैसे कि सक्रिय और उत्पादक वृद्धावस्था को प्रोत्साहन करने के लिए कुछ कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। संस्थागत देखभाल, अस्पताल, नर्सिंग होम के साथ साथ कुछ गैर संस्थागत देखभाल हैं। बुजुर्गों को मानसिक स्वास्थ्य देखभाल हस्तक्षेप कार्यक्रम प्रदान करने के लिए वृद्धजनों को मानसिक स्वास्थ्य देखभाल के लिए कुछ विशेष कार्य किए जा रहे हैं। शिक्षा, मनोरंजन, स्वास्थ्य देखभाल प्रदान करने के लिए पुराने लोगों के लिए मल्टी सर्विस सेंटर खोले जा रहे हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में जो वृद्ध लोग रहते हैं उनकी चिकित्सा सुविधा प्रदान करने के लिए मोबाइल मेडिकेयर इकाइयां बनाई जा रही हैं। अल्जाइमर के जो पेशेंट होते हैं उनके लिए डे केयर सेंटर बनाया जाता है। अल्जाइमर एक ऐसी बीमारी है जिसमें बुजुर्ग सब कुछ भूलते जा रहे होते हैं, तो उनके लिए एक डे केयर सेंटर बनाया जा रहा है। वृद्धजनों के लिए हेल्पलाइन और परामर्श केंद्र बनाए गए हैं। बड़े व्यक्तियों के लिए फिजियोथेरेपी क्लिनिक है और इसके साथ साथ कुछ संवेदीकरण कार्यक्रम है स्कूली बच्चों के लिए भी, एवं वृद्धजनों और उनकी देखभाल करने के लिए जागरूकता सृजन कार्यक्रम जैसे स्वयं देखभाल, निवारक स्वास्थ्य देखभाल, रोग प्रबंधन, वृद्धावस्था, अंतर पीढ़ीगत संबंध के लिए तैयारी, ऐसे और भी बहुत सारे कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। इसके अलावा उन लोगों को प्रशिक्षण के भी कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं जो वृद्धजनों की देखभाल करते हैं। एक और कार्यक्रम है जो वृद्धजनों की देखभाल के लिए चलाया जाता है, वो है राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना NOAP। बेसहारा माने जाने वाले जो भी व्यक्ति हैं उन्हें अपने दम पर किसे माना जाता है बेसहारा? जो अपने दम पर या परिवार के सदस्यों की सहायता का माध्यम से उनका जीवन निर्वाह करने का कोई नियमित साधन नहीं है, जिन्हें निराश्रित माना जाता है। इस योजना के लाभार्थी 65 वर्ष की आयु के ऊपर के व्यक्ति होते हैं। उन्हें आयु का प्रमाण पत्र और उनकी निराश्रित स्थिति का प्रमाण पत्र प्रदान करने की आवश्यकता होती है। इस योजना के अंतर्गत सरकारों द्वारा उनको पेंशन दी जाती है। राज्य सरकारें अपने संसाधनों से राशि इसमें जोड़ सकती हैं, क्योंकि केंद्र सरकार की ओर से वृद्धावस्था पेंशन की जो राशि है वो 200 रुपये है। राज्य सरकारें इसमें कुछ और ऐड ऑन कर सकती हैं, जोड़ सकती हैं। यह योजना पंचायती और नगर पालिकाओं के माध्यम से राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में लागू की जाती है। तो ये जो पेंशन है 200 रुपये प्रति माह, ये कहीं अलग अलग स्टेट में, अलग अलग राज्यों में अलग अलग हो सकती है। जीविका की तैयारी, जैसे कि अभी आपने पढ़ा इसके पार्ट 1, पार्ट 2 में बच्चों और युवाएं संवेदनशील क्यों होते हैं, और इस पार्ट में पढ़ा कि वृद्ध संवेदनशील क्यों होते हैं और कौन से कार्यक्रम
कुछ सरकारी कार्यक्रम और कुछ गैर सरकारी कार्यक्रम उनके लिए चलाए जा रहे हैं। तो इस क्षेत्र में अगर आप जीविका के अवसर को जानना चाहते हैं तो इस क्षेत्र में जीविका के अवसर भी उपलब्ध हैं। इस क्षेत्र में एक रूप में आप काम कर सकते हैं, किसी भी रूप में, जैसे कि प्रबंधक के रूप में या प्रभारी के रूप में। कार्य कार्यक्रम संस्था में कुछ गतिविधियों का प्रबंधक बन सकते हैं या प्रभारी बन सकते हैं। युवा बच्चों और बुजुर्गों के लिए संगठन बनाया जा सकता है एवं संस्थानों के प्रबंधन और बच्चों, युवाओं और बुजुर्गों के लिए कार्यक्रम में आपके लिए एक रोजगार के अवसर उपलब्ध होते हैं। तो इन सभी संस्थानों के प्रबंधन में जो भी रोजगार के अवसर उपलब्ध हैं उसमें एक योजनाकार, एक प्रबंधक, एक मूल्यांकनकर्ता की क्षमताओं और कौशल की ज़रूरत है। यहाँ तक कि एक उद्यमी भी इस एरिया में कार्य कर सकता है। तो उद्यमी बनने के लिए या इस क्षेत्र में काम करने के लिए विभिन्न कौशल की आवश्यकता है। कौन कौन से कौशल हैं वो आइए देखते हैं। कौशल और क्षमताओं की ज़रूरत। तो वृद्धजनों, युवाओं और संस्थानों के कार्यक्रम प्रबंधन में रोजगार के लिए जो कौशल होने चाहिए उसमें है जन कौशल, लोक कौशल। किसी संगठन में चलने के लिए लोक कौशल की आवश्यकता है। लोक कौशल का मतलब है जन कौशल, यानी कि कोई भी संस्थान चलाने के लिए लोगों से कांटेक्ट करना पड़ता है, लोगों से बातचीत करनी पड़ती है, संप्रेषण करना पड़ता है, कम्युनिकेशन करना पड़ता है। तो जन कौशल इसमें समुदाय के साथ, निजी क्षेत्र, सरकार में अधिकारियों के साथ वार्तालाप करना और संगठन के भीतर के लोगों से वार्तालाप करना, तो जन कौशल के अंतर्गत ये आएगा। इसके अलावा प्रशासनिक कौशल की भी आवश्यकता है। तो सबसे पहले हम जन कौशल की चर्चा करते हैं। किसी भी संगठन को चलाने या काम करने का मतलब है कि विभिन्न भूमिकाओं में विभिन्न पृष्ठभूमि के लोगों से बातचीत करना। उन लोगों के कुछ समूह हैं जिनसे जब हम ये संस्थाएं चलाते हैं तो बातचीत करनी पड़ सकती है, जैसे कि समुदाय। बच्चों के लिए जो भी कार्यक्रम चलाया जा रहा है वो तभी सफल होगा जब समाज में उसमें भागीदारी और अपनेपन की भावना होगी। ऐसा तभी होगा जब कार्यक्रम की शुरुआत में लोगों को उसमें सम्मिलित करने की योजना बनाई जाए। बिना समुदाय के भागीदारी के ये योजना सफल नहीं होगी। सामुदायिक भागीदारी के साथ योजना बनाना, उनका प्रबंधन और क्रियान्वयन करना किसी प्रभावी कार्यक्रम के आधार स्तंभ हैं। अतः समाज के साथ संबंध और समाज की भागीदारी को बढ़ावा देना व्यक्ति को कार्य संबंधी जिम्मेदारी का एक प्रमुख पहलू है। दूसरा क्षेत्र है निजी क्षेत्र। पिछले कुछ वर्षों में निजी क्षेत्र में के वित्तीय संस्थान, कंपनियों और संगठन जन कल्याण कार्यक्रमों की सहायता के लिए व्यापक तौर पर योगदान दे रहे हैं। ऐसे में व्यक्ति में यह कौशल और योग्यता होनी चाहिए कि वो इस क्षेत्र में कार्यरत अधिकारियों से अपनी बातचीत सही तरीके से कर पाए, उनको सही रूप से समझा पाए कि वो बड़े पैमाने पर उनकी संस्था के लिए योगदान दे सकें। ये एक सकारात्मक कदम है क्योंकि निजी क्षेत्र के लिए अपनी सामाजिक जिम्मेदारियों का निर्वहन करने का ये प्रमुख अवसर है। इसके अलावा योग्यता में तीसरा है सरकारी अधिकारी, क्योंकि जब भी हम कोई संस्थान चला रहे होते हैं, ऐसे कोई कार्यक्रम चला रहे होते हैं, तो हमें बहुत सारे उद्देश्यों की पूर्ति के लिए सरकारी विभाग से बातचीत करने की आवश्यकता
हो सकती है, जिसमें वित्त पोषण या अन्य कानूनी आवश्यकताओं को भी पूरा करना शामिल है। तो इस तरीके का कौशल होना चाहिए। जो व्यक्ति इस क्षेत्र में काम कर रहा है उसको प्रभावी बातचीत करने की कला में निपुण होने की आवश्यकता है। संगठन के भीतर जो लोग होते हैं उनके साथ भी सौहार्दपूर्ण, सामंजस्यपूर्ण व्यवहार बना रहे, ये भी बहुत ज़रूरी है। कोई भी संगठन तभी सुचारू रूप से चलेगा जब उसके अंदर कार्य करने वाले लोग एक सामंजस्यपूर्ण संबंध बनाकर रखते हैं। और किसी भी संगठन की सफलता का प्रमुख कारक उनका आपसी संबंध ही है, और ये तभी संभव है जब जन इस योग्यता हमारे अंदर होगी किसी भी संगठन को चलाने के लिए। प्रशासनिक कौशल क्या क्या होने चाहिए? किसी भी संगठन या कार्यक्रम को चलाना या उसका प्रबंधन करने में वित्तीय हिसाब किताब रखना, कर्मियों की भर्ती कैसे कर दी जाए, किराए की जो अगर जगह लेनी है या अपनी कोई जगह जहाँ खुद बनाना चाहते हो तो वो कहाँ होनी चाहिए, कौन कौन से उपकरण की आवश्यकता होगी, एवं रिकॉर्ड और स्टॉक को बनाए रखने की आवश्यकता होती है। हालांकि संगठन में उपरोक्त सभी कार्यों के लिए अलग अलग विभाग तथा लोगों को नियुक्त किया जाता है, फिर भी व्यक्ति को उपरोक्त सभी विषयों एवं प्रक्रियाओं की मूलभूत समझ होना बहुत ज़रूरी है। वो व्यक्ति जो इस क्षेत्र में अपने लिए रोजगार के अवसर को ढूंढ रहा है, ऐसे व्यक्ति जो किसी विशिष्ट जरूरतमंद लक्ष्य समूह के लिए कुछ नया संगठन या कार्यक्रम शुरू करना है, सहायता सेवा संगठन की स्थापना करने जा रहे हैं, उन पर विचार कर रहे हैं, तो उसके कुछ पहलू हैं जिन पर यहाँ हम चर्चा करेंगे। उनके लिए ये आवश्यक है कि वो विभिन्न पहलुओं पर विचार करें, जैसे कि वो क्या काम करेंगे, लक्षित लाभार्थी कौन होंगे, संगठन चलाने के लिए वित्त सहायता कहाँ से प्राप्त होगी, धन कहाँ से आएगा, उपयुक्त स्थान कौन सा होगा उसके लिए जहाँ पर वो अपनी संस्था को चला सकें, कौन कौन सी सेवाएं और संयोजन उनकी संस्था द्वारा प्रदान की जाएगी। इसके अलावा कार्यक्रम के विभिन्न पहलुओं को संभालने के लिए विभिन्न कौशल और ज्ञान आधार वाले कर्मचारियों की भर्ती करना, संगठन के पंजीकरण की औपचारिकताओं को संभालना, कार्यक्रम का सही ढंग से कार्यान्वयन करना एवं आवधिक मूल्यांकन और प्रतिक्रिया के आधार पर गतिविधियों में सुधार लाना और फेरबदल करना। व्यक्ति इस बारे में पूरी तरह से स्पष्ट होना चाहिए कि उसका लक्ष्य क्या है और संगठन किस प्रकार लक्ष्य समूह की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए योगदान दे रहा है, क्योंकि स्पष्ट संकल्पना वाला व्यक्ति ही अपने लक्ष्य के प्रति पूर्णतः प्रतिबद्ध होता है। तो जब भी हम ऐसी किसी संस्था की स्थापना करना चाहते हैं जो बच्चों, बुजुर्गों और युवाओं से संबंधित है, तो हमें अपना लक्ष्य पता होना चाहिए और लक्ष्य के प्रति पूर्ण रूप से प्रतिबद्ध होना चाहिए, तभी हम उस क्षेत्र में सही ढंग से कार्य को कर पाएंगे और तभी उस क्षेत्र में सफल होने की संभावनाएं बढ़ जाएंगी। वो सफल हो पाता है किसी भी क्षेत्र में कार्य करते हुए जिसके अंदर एक जुनून होता है कार्य करने के लिए। आवश्यक योग्यता क्या है, शैक्षिक योग्यता क्या है? अगर आप वृद्ध, युवाओं एवं बच्चों के लिए कोई सेवा संस्था और कार्यक्रम प्रबंधन का एक हिस्सा बनना चाहते हैं,
तो किसी भी सभ्य समाज के लिए वृद्ध, युवा और बच्चों की आवश्यकता हमेशा होती है, जो उसको इनको मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति कर सके और उनको बेहतरी प्रदान कर सके। तो इस क्षेत्र में कार्य करने के लिए निम्न शैक्षिक योग्यता का होना ज़रूरी है, जैसे कि गृह विज्ञान, कहीं इसे सामुदायिक या परिवार विज्ञान के नाम से भी और विभिन्न नामों से भी जाना जाता है। इसमें स्नातक की डिग्री होना ज़रूरी है। इसके अलावा सामाजिक कार्य या समाज विज्ञान में भी स्नातक डिग्री वाले लोग इसमें कार्य कर सकते हैं। ये कार्य डिग्री सामान्यतः जनसंख्या के 3 संवेदनशील समूहों पर केंद्रित होते हैं। पूर्व स्नातक की डिग्री के बाद व्यक्ति रोजगार बाजार में प्रवेश कर सकता है और यदि वो चाहे तो अध्ययन के और भी विकल्प चुन सकता है, जैसे कि वो पोस्ट ग्रेजुएशन कर सकता है, परास्नातक कर सकता है। पारंपरिक प्रणाली के माध्यम से अध्ययन करने के कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के साथ साथ देश में ओपन और डिस्टेंस लर्निंग द्वारा भी शिक्षा प्रदान की जा रही है, जिससे कि उन कार्यक्रमों को आगे बढ़ाया जा सके जो बच्चों, युवाओं और बुजुर्गों के साथ काम करने के लिए तत्पर रहते हैं। इसमें इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय ऐसे बहुत सारे कार्यक्रम प्रदान करता है जो आपकी रुचि के हो सकते हैं, और ये कार्यक्रम रेगुलर डिग्री कोर्स अगर आप कर रहे हैं तो उनके साथ साथ ये सर्टिफिकेट कोर्स भी कर सकते हैं। ऐसे कुछ कोर्स हैं एनजीओ मैनेजमेंट सर्टिफिकेट, यानी कि गैर सरकारी प्रबंधन में सर्टिफिकेट कार्यक्रम, एवं युवा विकास कार्य में डिप्लोमा इन यूथ डेवलपमेंट वर्क। तो इस तरीके की डिग्री के साथ साथ आप कुछ डिप्लोमा कोर्स भी कर सकते हैं किसी भी ओपन विश्वविद्यालय से। इसके अतिरिक्त आजकल कई और भी स्टेट ओपन यूनिवर्सिटीज़ हैं जो दूरस्थ शिक्षा, डिस्टेंस एजुकेशन का पाठ्यक्रम उपलब्ध करा रही हैं। वहाँ से भी आप कोई भी कोर्स कर सकते हैं और इसकी अधिक जानकारी आपको इग्नू की वेबसाइट से प्राप्त हो जाएगी। अगर हम इसके कार्य क्षेत्र की बात करते हैं तो जिस प्रकार के कार्यक्रम के साथ हम शामिल होना चाहते हैं उस क्षेत्र में उसके लिए अनेक अवसर उपलब्ध हैं, अनेक रोजगार के अवसर उपलब्ध हैं। कौन कौन से हैं वो? किसी भी लक्ष्य समूह को सेवाओं के लिए अपना स्वयं का संस्थान स्थापित कर सकते हैं। किसी प्रतिष्ठित संस्थान अथवा कार्यक्रम में प्रबंधक बन सकते हैं। किसी भी संगठन में विभिन्न स्तरों पर काम कर सकते हैं, पदाधिकारी बन सकते हैं, एवं मौजूद कार्यक्रम एवं संस्थानों में अनुसंधानकर्ता, मूल्यांकनकर्ता और परीक्षक के रूप में कार्य कर सकते हैं। तो ये रोजगार के अवसर इस क्षेत्र में उपलब्ध हैं आपके लिए। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको आपका चैप्टर 10 ये वीडियो देखकर अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। कुछ समीक्षा प्रश्न है यहाँ पर आपके लिए, जल्दी से उन्हें नोट डाउन करिए। बुजुर्गों के संबंध में कुछ चिंताएं क्या हैं, यानी बुजुर्गों की परेशानियां लिखनी है आपको। बुजुर्ग संवेदनशील क्यों होते हैं, उसका कारण लिखिए। आप किसी ऐसे व्यक्ति को क्या सलाह देंगे जो बच्चों, युवाओं, बुजुर्गों के लिए अपनी संस्था स्थापित करने की योजना बना रहा है, एवं बच्चों, युवाओं, बुजुर्गों के लिए संस्थानों और कार्यक्रमों के प्रबंधन में जीविका को आगे बढ़ाने के लिए आपको कौन कौन से ज्ञान एवं कौशल की आवश्यकता है। तो आज के लिए बस इतना ही। ज़्यादा जानकारी के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। अगर आप होम साइंस से जुड़ना चाहते हैं, गृह विज्ञान से जुड़ी बातों को जानना चाहते हैं, हर एक इसके क्षेत्र को अच्छे तरीके से पढ़ना चाहते हैं, पूरा सिलेबस कवर किया जाता है मेरे चैनल पर, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए, लाइक और शेयर करिए। कोई भी क्वेरी है आपको, कोई भी प्रश्न आता है, कोई चीज़ समझ में नहीं आती है, तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट ज़रूर करिए, उसका हल आपको तुरंत मिलेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय चैनल। थैंक यू सो मच।